स्टार्टअप का फाउंडर है, जो आइडियली सोच के बिजनेस शुरू करता है कि मैं एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं मार्केट के अंदर, और वो एट लास्ट क्या करता हो आपको दिखता है, एक फंडिंग राउंड से दूसरे फंडिंग राउंड में जाते हुए, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर पर जाते हुए। मेरे को बहुत सारी गालियां पड़ सकती है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं बहुत सारे अपने फाउंडर दोस्तों को भी नाराज कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी सच्ची बातें मैं बोलने वाला हूं। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप के डेटा के बारे में झूठ आता है मार्केट के अंदर। कई बार फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर भी बहुत सारे फाउंडर्स ने झूठ बोला है। आज के टाइम पे अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है और आप उसको सक्सेसफुली रन करना चाहते हो, तो बिना फंडिंग के आज वो पॉसिबल नहीं रह गया। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे फाउंडर्स ने ऐसा कहा है। अगर ज़ेरोदा आज शुरू हुआ, there is no way I could build as bootstrapped. If you try to compete with a funded startup and while you are bootstrapped, difficult है, बहुत डिफिकल्ट है। and even if you are a funded startup and किसी और को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल गया तो आपके लिए भी डिफिकल्ट है। आप देख लो मार्केट में क्या चल रहा है आजकल। बहुत बड़ा कंपनी बनाना है तब तो फंड रेज के अलावा आई डोंट थिंक लाइक देयर इज एनी इजी ऑप्शन अवेलेबल। और अगर आप फंडिंग ले भी लेते हो तो आपके पास में खुद की पर्सनल एसेट्स नहीं बन पाती है। तो क्या है डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड बन गया है स्टार्टअप कल्चर, लोगों को फाउंडर बनना है। लोग एक कार्ड लेके घूमते हैं और उसी के अंदर लिखा होता है मैं फाउंडर भी हूँ, मैं सीटीओ भी हूँ, मैं सीईओ भी हूँ, मैं सीईओ भी हूँ, मैं मैनेजर भी हूँ, मैं ऑपरेशन मैनेजर भी हूँ। और अगर आप उनकी कंपनी में कॉल करते हो तो आपको वही फोन उठाते हुए दिखाई देते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि सब लोग अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं भी यूनिकॉर्न फाउंडर बन सकता हूँ। पर हार्ड रियलिटी ये है कि जो आपको सच्चाई दिखाई जाती है स्टार्टअप के बारे में, एक्चुअली फाउंडर उससे एकदम उल्टी जिंदगी जी रहा होता है। अगर एक कंपनी की बात करके चलते हैं, आपको एक बिजनेस करना है, आपके पास में एक आइडिया है, आप उसको स्केल करना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे भी है तो भी आप लॉस में ऑपरेट करने वाले हो, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आज के टाइम पे, वो सारे के सारे एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक मार्केटिंग वाली सीरीज करी थी, जहाँ पे एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग हेड ने हमको बताया, अगर आपको एक प्रोडक्ट बेचना है तो आपको लमसम उतना रुपए ही खर्च करना पड़ेगा कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, सॉरी, तो 1000 रुपए लेके चलो, तो हाँ मतलब लगभग उतना ही पकड़ के चलो आप। अब इसको समझाने के लिए एक बेसिक सी चीज बताता हूं। मान के चलते हैं आपको बिजनेस करना है मेकअप प्रोडक्ट का, आपके पास में 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए के अंदर आपने 2 लाख रुपए का माल बनवा लिया, 1 लाख रुपए आपका ऑपरेशनल कॉस्ट लग गया, कंपनी रजिस्टर करना वगैरह वगैरह। 2 लाख रुपए आपने सोचा मैं ऐड चलाऊंगा और मैं बिजनेस बना लूंगा। 5 लाख रुपए एक बिजनेस को रन करने के लिए सही लगते हैं, पर आप स्टार्टअप की टेरिटरी में घुस रहे हो। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए 1000 रुपए की एड चला रहे हो। अब यहां पे कैलकुलेशन क्या होती है, यहां पे कैलकुलेशन होती है एलटीवी की, कि अभी कस्टमर नहीं कमा के देगा। पहले के अंदर हमने कस्टमर को लॉस के अंदर प्रोडक्ट बेचा, पर जब वो 2, 3, 4 बार लेगा तो हमसे बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे। एलटीवी कैक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, पहले से आप उसको देख सकते हैं। आपको डिटेल के अंदर समझ में आएगा कैसे ये पूरा मेथड काम करता है, और आपका बिजनेस है तो कैसे आप पैसा खर्च कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। डिटेल के अंदर मैंने वो चीज बता रखी है। पर आपके पास तो सिर्फ 2 लाख रुपए है, आपने एड चलाई और आपने 1000 रुपए का कैक लगा दिया, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगा दी एक कस्टमर को लाने के लिए 1000 रुपया। तो 2 लाख रुपए के अंदर कितने कस्टमर आए? 200 कस्टमर। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, 200 प्रोडक्ट्स आप आइडियली चाहते हो कि आप एक हफ्ते के अंदर बेच दो। अब 200 प्रोडक्ट बेचने के बाद में आपके पास पैसे नहीं है ऐड चलाने के लिए, नया कस्टमर लाने के लिए। सैड रियलिटी ये हो गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जब कस्टमर दोबारा आएगा तो मुझे पैसे कमा के देगा। कस्टमर कब आएगा? 1 महीने के बाद। तो आपके पास में 1 से 1.5 महीने तक का रनवे होना चाहिए। क्या 1.5 महीने के बाद सारे कस्टमर आ जाएंगे? नहीं, कितने रेशियो ऑफ कस्टमर आते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो लॉजिकली आपके पास में कम से कम 6 महीने का रनवे होना चाहिए, अगर आप सिर्फ 200 प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। तो अगर 200 प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, 2 लाख रुपए जो कि आपके एक हफ्ते में खत्म हो रहे हैं, इनटू में 4, 8 लाख रुपए, इनटू में 6, 48 लाख रुपीस। तो 48 लाख रुपीस खर्च करने पड़ेंगे आपको 6 महीने के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरी तरह। 6 महीने में 48 लाख रुपीस खर्च करने में धक धक होती है। एक बार को मैं कहता हूं घर बार बेच के पैसा इकट्ठा कर लोगे, पर 6 महीने में 48 लाख रुपए खर्च करना समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं मानता है। तो इसी चक्कर में
ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग लेनी पड़ती है। अब फंडिंग लेने का मतलब क्या हुआ, एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया है जो चाहता है अपने हिसाब से कंपनी को चलाना, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं और उसको उस पैसे का रिटर्न चाहिए। एंजल और वीसी के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, कौन एंजल होते हैं, कौन वीसी होते हैं, स्टार्टअप फंडिंग कैसे रेज होती है। आप वो वाली वीडियो देखोगे, आपको वो वाली पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। पर कहानी क्या है, कहानी ये है कि अब वो बंदा अपने रिटर्न के लिए आपको पुश करेगा कि भाई मुझे रेवेन्यू चाहिए। अगर आप रेवेन्यू लाके दोगे तभी हम अगला राउंड रेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे कोई प्रॉफिट की बात नहीं करेगा, आपने फंडिंग ले ली है तो आपको अगले राउंड के अंदर अपना रेवेन्यू और ज्यादा दिखाना है। तो अगर आपने पहला राउंड 1 करोड़ रेवेन्यू पे रेस किया है तो आप चाहते हो अगला राउंड आप 10 करोड़ 20 करोड़ रेवेन्यू के ऊपर रेस करो। पैसा आएगा, फिर उसको जल्दी से जलाना है और अगला राउंड रेस करना है। तो इसके बीच में जो स्टार्टअप का फाउंडर है, जो आइडियली सोच के बिजनेस शुरू करता है कि मैं एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं मार्केट के अंदर, एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा। और वो एट लास्ट क्या करता हो आपको दिखता है, एक फंडिंग राउंड से दूसरे फंडिंग राउंड में जाते हुए, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर पर जाते हुए, और अपनी कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उसको पुश करता हुआ कि भाई रिटर्न चाहिए, हमको रेवेन्यू चाहिए। यहाँ पे कस्टमर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में कोई नहीं सोच रहा, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू के बारे में ही सोचा जा रहा है। यहाँ पे फाउंडर को समझने की कोशिश करो, फाउंडर के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। फाउंडर को पैसे भी रेस करने हैं, उसको मेक श्योर करना है कि जो हमारा अगला राउंड है वो बड़ा हो। अगर हम अगला राउंड नहीं करेंगे हमारी पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। और इनिशियल स्टेजेस के अंदर फाउंडर सैलरी भी नहीं ले रहा है या फिर बहुत नॉमिनल सैलरी ले रहा है। अब मान के चलो एक IIT IIM पास आउट जो कि अगर नौकरी करता उसको बहुत सारे पैसे मिलते, आज वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा है और उसके अंदर वो सैलरी भी नहीं ले रहा है, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहा है, दिन रात लगा हुआ है अपने स्टार्टअप को बड़ा बनाने के लिए, और साथ के साथ वो कोशिश भी कर रहा है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा फंड रेज कर सकूं ताकि मैं बड़े प्लेयर्स के साथ में कंपीट कर पाऊं, क्योंकि हर जगह से प्रेशर आ रहा है कंपनी को बड़ा बनाने का। अब करते करते मान के चलते हैं वो फाउंडर बहुत बड़ी कंपनी बना भी लेता है, यूनिकॉर्न बना लेता है। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन की कंपनी जिसकी वैल्यूएशन है $1 बिलियन। और आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को फैसिनेट करती है ये वाली चीज, लगता है अरे भाई यूनिकॉर्न का फाउंडर, यूनिकॉर्न का फाउंडर। आप समझने की कोशिश करो, एक फाउंडर है यूनिकॉर्न कंपनी का और उसके पास में 5% स्टेक ही है कंपनी के। जब उसने शुरू किया था अपनी कंपनी को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया था, फिर जब वो फंडिंग रेजिंग के अंदर घुसा तो उसको दिखा कि भाई मेरी कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है और मैं भी बहुत अमीर बन सकता हूं। पर एट लास्ट जब उसकी कंपनी असली में बहुत बड़ी बनी तो उसके पास में सिर्फ 5% अपनी कंपनी का। अभी हमने रिसेंटली देखा अश्नीर ग्रोवर वाले केस के अंदर कि कंपनी से ही निकाल दिया गया आपको, जो कंपनी आपने शुरू करी आपको उसी से ही निकाल दिया गया। और खाली यहां पे इंसिडेंट नहीं हो रहे, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए पास टाइम के अंदर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई यूनिकॉर्न का 5% भी हम खुश है, गलत क्या है इसके अंदर? 8,000 करोड़ की कंपनी का अगर 5% मिल रहा है, 400 करोड़ हमारे पास आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज, वो 400 करोड़ आपके पास नहीं है, वो एक नेट वर्थ है जो कि आपके पास में इक्विटी की फॉर्म में है, मतलब आपकी कंपनी के शेयर के फॉर्म में है, और आप उसको शायद बेच भी नहीं सकते। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कैप लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप इतने टाइम तक तो बेच ही नहीं सकते। तो आप पहले तो फंसे पड़े हो अपनी इक्विटी बेचने के लिए। पैसा कहां से आ रहा है आपके पास में? जब कंपनी आपकी ठीक ठाक हो जाती है तो आपको कंपनी से सैलरी मिलती है, और वो सैलरी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर हम वेरियस फाउंडर्स की बात करके चले तो उनको ठीक ठाक सैलरी मिलती है। और अगर इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे देख के चले, अगर उस कंपनी के प्रॉफिट से कंपेयर करके चलो तो कई कई कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा सैलरियां ले रहे हैं कंपनी के जो फाउंडर्स हैं। पर यहां पे मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि कंपनियां लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। ये मैंने स्टार्टअप बबल के पार्ट 1 के अंदर शेयर किया था। वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि कंपनियां लॉस में क्यों चल रही है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है। पर आज बात चल रही है कि वो बेचारा फाउंडर जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चला था, वो क्यों काम कर रहा है। अभी वो सोच रहा है कि भाई पहली बात तो मुझे सैलरी मिल रही है, कुछ तो स्टेबिलिटी है। कल को मेरी कंपनी का जब आईपीओ आएगा, ये कंपनी एग्जिट करेगी, एग्जिट आईपीओ से भी हो सकता है या फिर कोई और कंपनी खरीद भी सकती है उसको। तो कल को जब मेरी कंपनी एग्जिट करेगी, मेरे पास में पैसा आएगा, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। सैलरी भी मिल रही है,
और साथ में पीआर भी मिल रहा है। वो पीआर बहुत रिस्की है, आगे बताऊंगा कि उस पीआर की वजह से बहुत सारे फाउंडर्स के बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दो साइड ऑफ स्टोरी की बात करते हैं। मेरे को बहुत सारी गालियां पड़ सकती है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं बहुत सारे अपने फाउंडर दोस्तों को भी नाराज कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी सच्ची बातें मैं बोलने वाला हूँ। पहली स्टोरी है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट जो बहुत ज्यादा पैसों में बिका, शायद 1-1.5 लाख करोड़ के अंदर बिका था बहुत साल पहले, जो कि अभी तक लॉस के अंदर है। और उनके जो फाउंडर और को फाउंडर थे, उन्होंने वहां से एग्जिट लेके, जब वो कंपनी बिकी वहां से एग्जिट लेके सचिन जी ने अपनी खुद की कंपनी शुरू करी, नावी, जिसका आईपीओ आने वाला है और मेजॉरिटी ऑफ स्टेक वो कंपनी के ओन करते हैं। तो एक साइड ऑफ स्टोरी ये है जो कि बहुत पॉजिटिव साइड ऑफ स्टोरी है मेरे हिसाब से, कि आपने एक कंपनी बनाई जो कि लॉस मेकिंग थी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बड़े जाइंट ने उसको खरीद लिया। जिनको नहीं पता, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। तो फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, आपको एग्जिट मिल गया, आपको पैसा मिल गया अपना, आपने उस पैसे से नया बिजनेस बनाया और वो बिजनेस का मेजॉरिटी ऑफ स्टेक आप ओन करते हो, सैलरी आपको मिलती है, इक्विटी आपके पास में, आप जो जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। यहां पे आपके पास में किसी चीज का प्रेशर नहीं है। और अगर आपको कंपनी को एग्जिट करना है, किसी लेवल पे पैसा इकट्ठा और करना है, तो आप आईपीओ निकाल सकते हो, जो नाविक कर रहा है। दूसरे साइड पे कहानी है फ्री चार्ज की, जिसको कुणाल शाह ने शुरू किया। और कुणाल शाह वही है जो डेल्टा 4 के बारे में बात करते हैं। जिनको नहीं पता डेल्टा 4 के बारे में, डेल्टा 4 थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको एक स्टार्टअप को बहुत बड़ा बनाना है तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो एकदम मार्केट बदल के रख दे। पहले के टाइम पे टैक्सी बुकिंग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, ओला उबर के आने से बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, एकदम लेवल ऑफ कन्वीनियंस आने लग गई। पर फ्री चार्ज, अगेन बहुत सारे लोग गालियां देंगे मुझे इसके अंदर, पर क्या आपको लगता है फ्री चार्ज उतना ज़्यादा कुछ कर पाया था? फ्री चार्ज पेटीएम के बाद आया। फ्री चार्ज ने कहने को बहुत सारे ऑफर निकाले जो कि पेटीएम ने बाद में रेप्लिकेट किए। उसके बाद में फ्री चार्ज को एग्जिट मिल गया। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो फ्री चार्ज लॉस मेकिंग था, सब कुछ बेकार था फ्री चार्ज का। पर एग्जिट लेने के बाद में कुणाल शाह के पास में पैसा आया। अब कुणाल शाह ने अगेन वही वाला रास्ता चुना, अपना पैसा लगा के क्रेड बनाया, और क्रेड लॉस में है आज तक, बहुत मोटे लॉस के अंदर है। पर कुणाल शाह अभी लगे हुए वहां पे। पर कुणाल शाह ने एक बहुत अच्छी चीज करी जो कि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आज के टाइम पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब हमने तो मेहनत कर ली, अब हम इस इकोसिस्टम की मदद करते हैं। ऐसे बोल रहा हूं, इकोसिस्टम समझने की कोशिश करो कैसे हो रहा है। आप इकोसिस्टम की मदद कर रहे हो। मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूं, मेरे पास आइडिया है, अब मुझे वो कंपनी बड़ी करनी है। अब मैं आपके पास गया, आप एक एंजल इन्वेस्टर हो या फिर सुपर एंजल हो, मतलब मान के चलते हैं मैं कुणाल शाह के पास गया, कुणाल शाह ने मेरे अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब कुणाल शाह ने मेरे अंदर छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए। कल को अगर मेरी कंपनी बड़ी होती है तो वो 50 लाख रुपए शायद 100 करोड़ पे बन सकते हैं। पर यहां पे कुणाल शाह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पूरी एक्टिविटी के अंदर। अभी के टाइम पे अगर मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे फंडिंग रेज करनी है, तो मुझे पूरे लाइफ टाइम घिसना पड़ेगा। मुझे अपनी फैमिली शायद छोड़नी पड़ेगी, मेरे को फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा रहेगा, बहुत बुरा हाल रहेगा। आपको लगता है प्रेशर नहीं होता ना? अभी बायजूस का ही अब हाल देख लो, इतनी बड़ी स्टार्टअप है, पर उन्हीं का कहना है कि पिछले 6 महीने उनके लिए अच्छे नहीं रहे, क्योंकि कंपनी का एक डाउन टर्न आना शुरू हो गया, कंपनी नीचे घटनी शुरू हो गई। तो कंपनी घटनी शुरू हो गई तो इन्वेस्टर्स के प्रेशर, हर जगह के प्रेशर आने शुरू हो गए। उसके चक्कर में वो सो नहीं पाते थे, इतना बुरा हाल हो जाता है फाउंडर्स का। उस स्टेज पे जाके भी आपको लगता है छोटे स्टेज के अंदर ही होता है, बाद में लाइफ रिलैक्स हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम विजय जी की बात करके चले, उन्होंने भी कई बार ऐसा बोला है, आईपीओ के बाद तक बोला है उन्होंने कि भाई मैं हूं प्रेशराइज हूं इन सारी चीजों को लेके। तो आज के टाइम पे जो फाउंडर्स है उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है, एंजल इन्वेस्टिंग का। तो वो एंजल इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप के अंदर। अब स्टार्टअप की कोई स्ट्रगल में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, पर हाँ उनका पैसा ग्रो करेगा एक नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा। जो आप शेयर मार्केट की बात करके चलते हो 8% 10% का रिटर्न, आपको एक स्टार्टअप इतना रिटर्न दे सकती है जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। यहाँ पे अगेन आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि भाई सारी स्टार्टअप में जहाँ पे इन्वेस्ट करते होगे वो सारी सक्सेसफुल थोड़ी ना होती होगी। नहीं होती होगी, 10 में से 2 ही होती होगी, पर उन 2 से ही 100x से ज्यादा का रिटर्न मिल जाता होगा उनको लॉन्ग रन के अंदर।
और अगला एक सबसे बड़ा प्रेशर बताऊं एंटरप्रेन्योर का, जो कोई भी नहीं बताएगा, वो है फॉलोअर्स का प्रेशर। अब फॉलोअर्स का प्रेशर क्या है? आज के टाइम पे हमने एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी टाइप्स बना लिया है, तो हम बैठ के देखते हैं, उनको जज करते हैं। आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज़ ने कुछ गलत बोल दिया तो हम हाईलाइट कर देते हैं ना, बाइकआउट चला लेते हैं। इसी तरीके से फाउंडर्स भी सेलिब्रिटी की तरफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, और उनको भी यही डर है अपने फॉलोअर्स का कि कहीं मेरे पर्सनल ब्रांड की वजह से मेरी कंपनी पे या फिर कहीं और पे फर्क ना पड़े। तो उस इमेज के चक्कर में वो बहुत सारा पेंट मारते हैं। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप के डेटा के बारे में झूठ आता है मार्केट के अंदर। कई बार फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर भी बहुत सारे फाउंडर्स ने झूठ बोला है, पर उन्होंने बोला है इसलिए मैं क्या बोलूँ, मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। पर बहुत सारा मार्केट के अंदर झूठ है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब मैं ये चीज़ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अगर आप मार्केट में उतरोगे तो आपको रियलिटी शायद ज़्यादा समझ में आएगी, पर इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। पर आप इतना समझ लो, आप जो जो स्टार्टअप्स को जानते हो, जिनके बारे में आप आइडलाइज करते हो, उसकी डार्क साइड्स है, और ऐसी ऐसी डार्क साइड्स है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मिलती रहे। मैं ऐसे ही स्टार्टअप और बिजनेस रिलेटेड कॉन्टेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।